हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आप लोगों का क्लास 11th इक्वेशंस ऑफ मोशन यानी कि गति के समीकरणों का प्रूफ करने जा रहा हूं, जिसका मैं मेथड यूज करने वाला हूं, जिसमें समाकलन विधि यानी कि इंटीग्रेशन मेथड। वैसे तो क्लास 9th में भी है और क्लास 11th में भी, तो आप ध्यान से देखिए कि इसका मेथड कैसे करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन होता है आप सभी का v बराबर u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन होता है आपका v बराबर u प्लस ए टी, प्रथम समीकरण। तो इस प्रथम समीकरण को हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। प्रथम समीकरण को हम करेंगे त्वरण की परिभाषा से। किससे करेंगे? त्वरण की परिभाषा से, यानी कि एक्सेलरेशन। सबको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन क्या होता है। वेग परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर। तो ए इक्वल टू क्या होता है हमारा, डीवी अपॉन dt, सबको पता होगा। अब क्या करेंगे हम इसमें, कुछ नहीं करना, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ए के नीचे कुछ नहीं, तो आप क्या मान सकते हो, 1 मान सकते हो। तो dv इधर आ जाएगा और a dt के साथ इधर चला जाएगा। और जैसे ही आपका dv और dt अलग अलग होगा, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, यानी कि समाकलन कर सकते हो। तो दोनों पक्षों का समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन करने पर तो जब आप इसका समाकलन करोगे तो dv इक्वल टू ए dt। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन, ध्यान दें, छोटा सा नोट बता रहा हूं कि जब भी फिजिक्स में आप इंटीग्रेशन करें, समाकलन करें, तो जिसके आगे d लगा रहेगा केवल और केवल वही अंदर होने चाहिए, बाकी सारे बाहर। जिसके आगे d लगा रहेगा केवल और केवल वही आपके अंदर होने चाहिए, बाकी सारे आपके कहां होने चाहिए, बाहर। अब जैसे यहां पर dv से पहले कुछ नहीं, तो dv का सीधा सीधा v हो जाएगा और a का बाहर आ जाएगा और dt का कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। लेकिन इसकी एक हमने लिमिट नहीं रखी है। देखो, वेग जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो इसकी जो लिमिट आप रखोगे, इसकी हमने अभी तक लिमिट नहीं रखी है, तो इसकी जो लिमिट रखोगे आप u2v, क्योंकि वेग दो प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। जहां पर u आपका प्रारंभिक वेग होता है, u क्या होता है आपका प्रारंभिक वेग, और v क्या होता है आपका अंतिम वेग, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, और ये फाइनल वेलोसिटी। ठीक। और जो यहां पर आपको पता है कि इंटीग्रेशन केवल किसका होगा, t का होगा। तो टाइमिंग पहले आप कितना ले सकते हो, स्टार्टिंग में 0 और एंड में कितना टाइमिंग हो जाएगा, कुछ कह नहीं सकते, तो आप क्या ले सकते हो, यहां पर t ले सकते हो। तो इसकी लिमिट लग जाएगी 0 टू t। अब dv का जो इंटीग्रेशन होगा वो नॉर्मली आपका v होगा, और लिमिट आपकी ऐसे लग जाएगी u टू v। और जिसने इंटीग्रेशन नहीं सीखा है, मेरी ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है गणितीय संयंत्र वाली, यानी कि मैथमेटिकल टूल्स वाली, तो आप वहां पर जाकर इंटीग्रेशन सीख सकते हैं। बहुत आसान तरीके से इंटीग्रेशन बताया गया आपको। और यहां पर a बाहर आ जाएगा और dt के साथ कुछ नहीं है, तो dt का t, और लिमिट 0 टू t। अब आपके पास तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले v की जगह पे अपर लिमिट रखोगे, फिर v की जगह पे माइनस लोअर लिमिट रखोगे, a अपनी जगह। पहले t की जगह पे अपर लिमिट, फिर t की जगह पे लोअर लिमिट, यानी कि 0। तो v और ये माइनस का u जब इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का u, और वहां पर क्या बचा, प्लस का at। तो ये आपका आपका फर्स्ट इक्वेशन। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बहुत इजी तरीके से हुआ। द्वितीय समीकरण अब देखिए ध्यान से। तो द्वितीय समीकरण को हम करेंगे यहां पर वेग की परिभाषा से। वेग की परिभाषा से। अब वेग की परिभाषा क्या होती है, विस्थापन परिवर्तन की दर। विस्थापन परिवर्तन की दर यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आपका यहां पर हो जाएगा v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, यही हो जाएगा। इस पर भी सेम आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। यहां पर x जो है, x क्या लिया गया है, यहां पर विस्थापन लिया गया है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट।
तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू वी डी टी, नॉर्मल है। dx बराबर v की जगह v फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हो, u प्लस ए टी, और बाहर dt रीजन की इक्वल v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, माई फर्स्ट इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, यहां पर dt के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या कर दोगे अंदर मल्टीप्लाई, तो u के साथ भी जाएगा और a और t के साथ भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा u dt प्लस ए टी डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे हम, समाकलन। तो यहां पर समाकलन जैसे करेंगे तो dx इक्वल टू, यहां पर समाकलन केवल और केवल किसका होगा, जिसके आगे d लगा है, तो u कहां आ जाएगा, बाहर, और केवल अंदर dt प्लस, यहां पर बाहर कौन आएगा, केवल और केवल a आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं d किसके आगे लगा है, t के आगे, तो t वाले सारे अंदर, पूरा एक परिवार इसका अंदर, तो हो जाएगा t dt। और जब लिमिट लगाने की बारी आएगी तो ध्यान से देखें, विस्थापन, भाई स्टार्टिंग में कोई विस्थापन नहीं होता, तो प्रारंभिक विस्थापन कितना रखोगे, 0, और कितना विस्थापित वो हो रहा है हमें आइडिया नहीं है, तो हम क्या ले सकते हैं, x, टाइम को 0 टू t, टाइम को 0 टू t। अब इंटीग्रेट जब इसको करेंगे तो dx का नॉर्मल x हो जाएगा, लिमिट 0 टू x, u अपनी जगह पे, dt का नॉर्मल t हो जाएगा 0 टू t, प्लस a अपनी जगह पे, और t का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, तो पावर 2 हो जाएगा, अपॉन में भी क्या आ जाएगा 2, और 0 टू t। तो इंटीग्रेशन मैं फिर बोल रहा हूं, जिन्होंने नहीं देखा है मेरी फर्स्ट वीडियो में जाकर जरूर देखें। लिमिट कैसे रखेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर x की जगह पे अपर लिमिट x माइनस फिर x की जगह पे लोअर लिमिट 0 इक्वल टू u, t की जगह पे पहले अपर लिमिट यानी कि t माइनस फिर 0, और प्लस a अपनी जगह पर, पहले आप t की जगह पर क्या रखोगे, अपर लिमिट यानी कि t, तो उसका स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फिर t की जगह पे क्या रखोगे, 0। तो आपकी जो इक्वेशन बनकर आएगी वो आएगी x इक्वल टू यू टी प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपके आगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि गति का द्वितीय समीकरण। ध्यान से देखो, कुछ नहीं है इसमें, टफ कुछ नहीं है, आपने वेग की परिभाषा ध्यान रखना है, तो v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा नॉर्मल, v की जगह पे v की वैल्यू रख दी बाय इक्वेशन फर्स्ट, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब जो dt है उसकी मल्टीप्लाई आप अंदर कर दें, दोनों के साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, बस जैसे सारे सेपरेट हो जाएंगे, dx dt dy सब अलग अलग हो जाएंगे, आप उनको इंटीग्रेट कर दोगे। इंटीग्रेशन जिन्होंने नहीं सीखा है वो जरूर मेरा मैथमेटिकल टूल्स यानी कि गणितीय संयंत्र वाली वीडियो जरूर देखें, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करने के बाद आप लिमिट रखोगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपकी जो तीसरी समीकरण है, थर्ड इक्वेशन, उसको भी हम करेंगे सेम इसी तरीके से, और इसको हम करेंगे त्वरण की परिभाषा से। लेकिन जब हम इसको त्वरण की परिभाषा से करेंगे तो ध्यान से देखिए, हमने पहली इक्वेशन भी त्वरण की परिभाषा से किया है, तो a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी यानी कि वेग परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। भाई वेग बदलेगा तो ही आपको त्वरण मिलेगा। अब यहां पर अगर मैं फिर से डायरेक्ट वही पोर्शन कर दूं कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रेट कर दूं, तो आपकी तो दोबारा से फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, लेकिन हमें करनी कौन सी है, थर्ड इक्वेशन। तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे हमें, ध्यान से देखना, यहां पर हम dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड क्यों करा, ध्यान से देखें, dv, इस dx और नीचे dt की पोजीशन इंटरचेंज कर दो, तो dv और dx इधर लेके आ जाओ, और एक dx जो बचा उसके नीचे क्या लेके चले जाओ, dt। तो इस पोर्शन को ध्यान से देखना, dx और dt की मैंने पोजीशन चेंज कर दी है, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं आगे पीछे, तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका ये dv अपॉन dx, और dx अपॉन dt यानी कि विस्थापन परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने सीखा था इसको भी, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी यानी कि v, कि भाई v बराबर होता है dx अपॉन dt।
अब आप यहां पर फिर से अब आप नॉर्मल वही मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसा आप देख रहे होंगे ए के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, तो ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा v dv इक्वल टू a dx। कोई कंफ्यूजन ना हो कि भाई dv और v को मैंने v dv क्यों लिखा, आप लिख सकते हो v को आगे। कहीं ना कहीं बच्चे क्या करते हैं, dv और v को देखकर v इंटू वी करके v स्क्वायर यानी कि dv स्क्वायर कर देते हैं, जो कि गलत है। अब आप ध्यान से देखिए, अब इनको क्या कर देंगे, यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो v dv इक्वल टू, यहां पर a का तो होगा नहीं, a बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा dx। बात आएगी लिमिट की, तो आपने लिमिट क्या रखनी है, वेलोसिटी है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है u, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है v। डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन हो रहा है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है सबका 0, फाइनल कितना होगा मान लीजिए x हो जाएगा, ठीक। अब v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा आपका v स्क्वायर अपॉन 2 और u टू v इक्वल टू a और dx का कितना होगा x और 0 टू x। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो v की जगह पे पहले अपर लिमिट v का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फिर v की जगह पे लोअर लिमिट u का स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट बंद इक्वल टू a अपनी जगह पर, x की जगह पे अपर लिमिट, फिर x की जगह पे माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखें, दोनों का एलसीएम आएगा तो क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू a के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका ax, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इक्वल टू 2ax, और इधर जो माइनस का u है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2ax, ये आ गया आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि गति का तृतीय समीकरण। लेकिन आप ध्यान रखना कि फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को हमने एक ही तरीके से करा है, त्वरण की परिभाषा से यानी कि एक्सेलरेशन से, और एक्सेलरेशन बराबर होता है dv अपॉन dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर। लेकिन अगर मैं इसको भी डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देता तो वापस से आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती। तो उस चीज को थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैंने एक dx से मल्टीप्लाई और एक dx से डिवाइड करा। डिवाइड इसलिए करते हैं मल्टीप्लाई के साथ ताकि इनमें कोई भी चेंज ना आए, क्योंकि dx से dx कट जाएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब हमने dx और dt के नीचे की पोजीशन चेंज कर दी है और एक बन गया मेरा dx अपॉन dt जो कहता है वेलोसिटी यानी कि वेग, और उसके बाद इनको फिर से क्रॉस मल्टी, फिर वापस जो आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन करा है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद उनका इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थे आपके इक्वेशंस बाय इंटीग्रेशन मेथड।